8 बजने को हैं, 1 मिनट बचा हुआ है और वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। समूचे देश में जबरदस्त शीतलहर और ठंड है और खास तौर से जम्मू कश्मीर में तो -2 डिग्री रात में टेम्परेचर चला गया। झारखंड या रांची की स्थिति भी ठंड से सराबोर और दिल्ली तो लगातार ठिठुर रही है। लेकिन इन सब के बीच गर्माहट के लिए चुनाव और उसके परिणाम आ जाने वाले हैं, इसलिए दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में राजनीति की कौन सी दिशा होगी और खास तौर से बीजेपी के भीतर जो जादू जोड़ी का चल रहा है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उस जोड़ी की साख पर भी कम से कम जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव हैं। झारखंड इसलिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार पूर्ण बहुमत का नारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया। अमित शाह उस नारे को लेकर निकले और उस नारे के साथ एग्जिट पोल ने जतला दिया कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है। दूसरी तरफ जम्मू और श्रीनगर के बीच राजनीति क्या वाकई पाटने की स्थिति में है या 2-3 मुद्दे जो निकल कर आए, उसमें एक तरफ कश्मीरी पंडितों का मसला और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का मुद्दा, क्योंकि सैलाब ने सब कुछ तहस नहस किया। लोगों के जहन में ये सारे सवाल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं, संजय जी सेफोलॉजिस्ट वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक मुकेश नायक कांग्रेस के नेता वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश नायक जी, कितना भरोसा, कितनी उम्मीद और कितना आसरा इस दोनों चुनाव परिणाम को लेकर है? देखिए, कश्मीर का जहां तक सवाल है, पिछले 25 सालों से इतनी रक्तपात, हिंसा और अस्थिरता के दौर से गुजरने के बाद कश्मीर देश की मुख्य धारा में आया है। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अलगाववादियों की शक्ति कश्मीर में कम हुई है, जो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, पिछली गठबंधन की सरकार हमारी कश्मीर में रही है और जैसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राज्यों में, केंद्र में देखने को मिला है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा। एक चीज जानना चाहता है, चूंकि अब देखिए शुरू होने वाली है स्थिति, चुनाव परिणाम आने थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। क्या इस वक्त 24 अकबर रोड के बाहर आज प्रियंका लाओ के नारे नहीं लगेंगे ना? ये वादा किया जा सकता है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में ये एक निरंतर प्रक्रिया है, बदलाव की, परिवर्तन की, नवीनीकरण की, सही व्यक्ति को सही स्थान पर बिठाने की। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। और मैं आपसे ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस बनेगी। ये 2 चुनाव आखिरी चुनाव थे राज्यों के, इसके बाद कांग्रेस में परिवर्तन होंगे और जो कांग्रेस का नवीनीकरण है, एक नया दौर है, वो कांग्रेस में आएगा। ये हम उम्मीद करते हैं और पूरा देश ये देखेगा। जी संजय जी, एग्जिट पोल ने दिखला दिया और चंद सेकंड में शुरू होने वाला है। एग्जिट पोल के कितने % लगता है कि सही हो सकते हैं इस परिणाम के साथ, या बिल्कुल उलट पुलट भी हो सकता है? प्रसून जी, एक आम धारणा बन गई है कि एग्जिट पोल गलत होते हैं, लेकिन कभी किसी ने इसको नापने की कोशिश नहीं की। ज़्यादातर एग्जिट पोल सही होते हैं और ये जो हमारा एग्जिट पोल जो आज तक का एग्जिट पोल रहा है, मुझे लगता है बहुत करीब होगा। नतीजे जो आएंगे बिल्कुल उसके करीब ही जाएंगे। अगर ये एग्जिट पोल के रामकृपाल जी नज़दीक है, अगर परिणाम कमोवेश ऐसे ही आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को अभी भी स्वीकार करने की स्थिति में जनता नहीं है और अल्टरनेटिव मोदी का कोई नहीं है? प्रसून जी, मैं एग्जिट पोल की बात करता ही नहीं। मैं तो मई के बाद जो पोल के जो नतीजे आए हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि ऐसा मई से दिसंबर के बीच में ऐसा क्या हो गया है, वे कौन से फैक्टर ऐसे हो गए जिनको चलते हुए जनता दल बदलू क्यों हो जाएगी? उसका कोई रीज़न है क्या? भाई, अभी झारखंड में 14 में से 12 सीटें बीजेपी को आई थी। हम क्यों ऐसा कयास आज करने के कारण क्या हो सकते हैं कि जिस वोटर ने कमल पे मुहर लगाई थी, अब वो हाथ पे, वो पंजे पर मुहर लगाएगा? ऐसा कोई एक कारण मुझे बता दीजिए तो मैं मान लूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़, देखिए, जो चीज़, प्रसून जी, एक बात मैं कहूँगा, अभी आप कह रहे थे कि शीतलहर है। माना जाता है हिंदुस्तान में अभी हम इसको कहते हैं कि शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। लेकिन मद्रास में पसीने भी छूट रहे हैं, तब भी शीतकालीन अधिवेशन है। मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर 5 ही हो, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि शीतलहर, ऐसे मोदी लहर अभी चल रही है और चलेगी, आज भी दिखाई पड़ेगा।
अभी अलग बात है कि कुछ सर्टेन पॉकेट्स में, जैसे मानसून में भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। नहीं, वो ये अलग जो बात मुद्दा है, आपने उठाया overall- रामकृपाल जी कि मई से लेकर अभी तक कौन सी स्थिति, मुकेश नायक जी, ये 6-7 महीने कांग्रेस के पक्ष में वाकई एक सवाल है कि वोटर क्यों चला जाएगा, ऐसा क्या हुआ है? आपने मई से लेकर अभी तक की पुण्य प्रसून जी बात की जी। मई में रुपए का मूल्य 58, $1 की तुलना में रुपए का मूल्य 58 था, आज 64 हो गया है। 5 से 4 रुपए की गिरावट रुपए के मूल्य में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 6 महीनों में जो काले धन को लेकर और रुपए के अवमूल्यन को लेकर, दूसरी अन्य समस्याओं को लेकर, मुझे लगता है कि इन 6 महीनों में रुपए के मूल्य और मोदी जी के मूल्य में गिरावट में एक होड़ सी लगी हुई है। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि काले धन को लेकर जो परसेप्शन मेकिंग का काम हुआ था, एक कितने बड़े बड़े फेक अकाउंट फेसबुक पर, ट्विटर पर डाले गए, वो सब आज गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि मौजूदा वक्त की सियासत सिर्फ जो सत्ता में रहता है उसकी सफलता असफलता पर ही टिका है, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का मतलब है, विपक्ष का काम है जनतंत्र में सरकार को जगाने का, उसकी जनविरोधी नीतियों को उजागर करने का, वो हम कर रहे हैं। इसके बावजूद के अपोजिशन में बहुत संख्या बल कम है, उसके बावजूद भी बहुत प्रभावी ढंग से लोकसभा में, लोकसभा के बाहर राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी है। आज अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल विधानसभा के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। जी, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है चिंता की विषय ये भी, संजय जी जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं, जरा इसको हमको लगता है दर्शकों को समझना चाहिए कि लीडरशिप और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चुनावी दौर में यही नजर आया है। लीडरशिप जहां पर शिफ्ट हुई बीजेपी में हंगामा मच गया। लीडरशिप पे ही सवाल उठते हैं कांग्रेस के भीतर में, ये ध्रुव है, 2 ध्रुव है, उसमें भी नए चेंज। क्या इस दौर में हमारी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से इतर लीडरशिप पर? अगर इस दौर का अगर आपका अर्थ है पिछले 1 साल में, तो मुझे लगता है बिल्कुल लोकसभा के चुनाव देखें, लोकसभा के पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 4 राज्यों में, और लोकसभा के बाद भी जो 2 राज्यों में चुनाव हुए और जिन 2 राज्यों के आज नतीजे आने वाले हैं, इन सब राज्यों के इलेक्शन में, चुनाव में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसमें मोदी जी का खुद का योगदान है। लीडरशिप तब असर करती है जब एक लीडरशिप प्रोत्साहित करने वाली हो, जो आशान्वित करने वाली हो लोगों को, और ऐसा लीडरशिप की अपेक्षा लोगों को है मोदी जी से। और मुझे लगता है कि इस कारण से लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले साल 1.5 साल के चुनाव में। रामकृपाल जी, अगर लीडरशिप इतनी महत्वपूर्ण है, और अभी मुकेश नायक जी ने एक बात कही कि आप एक नई कांग्रेस को देखने, राहुल गांधी की कांग्रेस को देखेंगे, ये मैसेज है तो अच्छा, लेकिन क्या ये मैसेज काउंटर करेगा मोदी को? प्रसून जी देखिए, मैं ये कहूँ कि लीडरशिप का जो मामला है वो कोई नया नहीं है। आप शुरू से देखिए, आज से नहीं, मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। पार्टी एक लीगल पर्सनालिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति ही होता है। कम्युनिस्टों के बारे में एक ही बात कही जाती थी कि वहाँ गड़बड़ी क्या है कि श्रमिक अधिनायकत्व तो अल्टीमेटली पार्टी अधिनायकत्व होता है और पार्टी अधिनायकत्व तो अल्टीमेटली व्यक्ति अधिनायकत्व हो जाता है। तो जा कर के वही होता है कि वो व्यक्ति कौन सा है। चाहे माओ से तुंग के नाते पार्टी जानी जाती थी, फिर तेंग साओ फेंग के नाते जानी जाती थी, ख्रुश्चेव के नाते जानी जाती थी, ऐसा ही होता है। क्योंकि लीडरशिप अल्टीमेटली पार्टी इस बीच में डिरेल्ड थी, इसीलिए लीडरशिप नहीं थी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी, मैं फिर कहता हूँ कि ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी है। और आपको याद होगा लोकसभा में मैंने एक सेंटेंस कहा था, आप ही एंकर थे, मैंने कहा था 1 लाइन रेफरेंडम है, ये चुनाव नहीं है, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बातें आप समझिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, कांग्रेस पार्टी कंपोस्ट की तरह है, एनर्जी है, लेकिन वो कंपोस्ट की तरह है, वो दूसरे पौधे उगेंगे। वो एनर्जी राहुल जी में ताकत होगी तो राहुल जी खींचेंगे, मोदी में ताकत होगी तो मोदी जी खींचेंगे। खेत में आप डालते हैं उर्वरक, जो पौधा ताकतवर होता है उर्वरक ले जाता है। बिल्कुल। मुकेश नायक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जरा जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लीडरशिप पे ही अगर सारे सवाल जुड़े हुए हैं तो फिर राहुल गांधी की ही अगुवाई में तो अभी चीजें चल रही हैं।
मैं आपको पद्म प्रसून जी याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हमारी रीता सोनिया जी के नेतृत्व में लड़े गए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन के मुख्य लीडर हुआ करते थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अटल जी कोई कमजोर लीडर थे क्या? उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव जीती। देखिए, राज्यों में और केंद्र में हमारी गलतियां हुई, उसके कारण हम चुनाव हारे और ये गलतियां हुई हैं दूसरी पंक्ति के नेताओं के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने में मिली है, केंद्र सरकार जो हमारी रही है, कि जिन लोगों ने भी पुण्य प्रसून जी गलती की, हमने किसी को बख्शा नहीं, सब पर कानूनी कार्रवाई हुई और जनभावना के अनुरूप उनसे व्यवहार हुआ। अच्छा, देखिए हम एक मिनट मुकेश नायक जी, जितेंद्र सिंह बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो भी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, जरा उनकी बात सुनिए। इस प्रकार की उनकी कार्यशैली है और इस प्रकार का उन्हें सम्मान आदर मिल रहा है पूरे विश्व में, तो जाहिर सी बात है कि नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी अपने आप को प्रेरित महसूस करता है, उसमें भी एक अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की एक इच्छा शक्ति पैदा होती है। और वही जम्मू कश्मीर में भी देखने को आई। जम्मू कश्मीर जहाँ पर के एक समय में ये अनुमान लगाया जाता था और ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं समझता हूँ इन चुनावों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने प्रायश्चित किया है उस बलिदान का जो आज से 60 वर्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की भूमि पर किया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ के निर्माण में और उसकी प्रेरणा में जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, एक अंतिम सवाल, अगर कुछ की संभावना है, रुझान बीजेपी के पक्ष में झारखंड में गया है और झारखंड के भी संथाल परगना का ये पहला रुझान है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जम्मू का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। यानी दोनों तरफ एक एक रुझान ये आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के लिए झारखंड के संथाल परगना का ये आपके सामने जो है, संथाल परगना वो इलाका जो खासतौर से बेहद पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 70% वोटिंग हुई। यहाँ पर जो आखिरी दौर की वोटिंग थी वो यहीं पर वोटिंग हो रही थी, और यहाँ पे पहले हिस्से में जो पहला संकेत गया है वो बीजेपी के हक में गया है, और दूसरी तरफ जम्मू में जो जम्मू कश्मीर का रुझान है उसमें जम्मू के इलाके में भी पहला रुझान बीजेपी के हक में गया है। तो 2 रुझान आए हैं अभी तक। हालांकि इन सब के बीच ये रुझानों का दौर शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2 रुझान आ गए हैं, और झारखंड में भी एक रुझान जेएमएम के पक्ष में है, एक बीजेपी के पक्ष में है। तो बड़ी तेज़ी से अब ये रुझान आने शुरू होंगे। ये हम आपको बता दें कि बीजेपी और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों के हिस्से में 81 सीट यहाँ पर है, बहुत तेज़ी से होगा, वहाँ 87 सीट है। हमने खास तौर से व्यवस्था की है कि ये देख पाएँ कि कश्मीर घाटी में जैसे 46 सीटें हैं, लद्दाख में 4 सीट है, 37 सीट जम्मू में है। तो हमने अलग अलग हिस्से को बांटा है जिससे ये बात साफ तौर पे आए कि किस इलाके में क्या है। और दूसरी तरफ देखिए, संथाल परगना में ही दोनों के दोनों रुझान आए हैं जो झारखंड का हिस्सा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये वो इलाका है, बंगाल से लगा हुआ इलाका, उसको उस लिहाज से समझिए। तो एक एक सीट पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चल रही है, और दूसरी तरफ जम्मू में रुझान जो आया है पहला, वो बीजेपी के हक में गया है। तो बीजेपी की एक बड़ी दस्तक जब तक घाटी की तरफ से, घाटी में अगर बीजेपी दस्तक देती है तो इसका इंतजार शायद बीजेपी हेडक्वार्टर में भी हो रहा होगा, और जिसका जिक्र आज सुबह ही समित पात्रा ने किया कि हम इतिहास रचने की दिशा में इस चुनाव परिणाम में बढ़ जाएंगे। तो ये इंतजार हर किसी को है कि ये इतिहास रचना क्या हो सकता है और किस रूप में हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छे संकेत हैं। हमारे साथ नलिनी जी भी जुड़ चुकी हैं। नलिनी जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। जरा, क्या ये वाकई इतिहास रचने वाली स्थिति में बीजेपी होगी? देखिए, संथाल परगना में अगर भाजपा ने, हाँ, झारखंड के संथाल परगना में, झारखंड में अगर संथाल परगना में भाजपा एक सीट पर आगे है तो इसे थोड़ा महत्वपूर्ण समझा जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका पकड़ का इलाका नहीं रहा है, और यहाँ पर जेएमएम की पकड़ रही है। आपको पता है पिछली बार भी यही था। तो इसलिए अगर वो ले गई है तो इसका मतलब ये है कि जो संथाल परगना का एक हिस्सा गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए हैं, लेकिन ये जेएमएम के जीते हैं। ये मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन एक जनरल बात कहें कि संथाल परगना में इतनी बड़ी पकड़ आप नहीं समझेंगे भाजपा की। तो रुझान एक उनके लिए एक सकारात्मक है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में वाकई अगर बीजेपी वैली से
कुछ जीतती है तो फिर संबित पात्रा ठीक कहेंगे कि इतिहास रचा जाएगा अगर ऐसा होता है। वहाँ पर महिला कैंडिडेट हैं बीजेपी की काफ़ी। और हम ये बता दें कि दरअसल ये झारखंड में जो 2 रुझान आए हैं उसमें एक सीट जो थी वो इससे पहले बाबूलाल मरांडी के पास थी, तो बाबूलाल मरांडी -1 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये चला गया है बीजेपी के पास। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाबूलाल मरांडी खुद बीजेपी से कभी निकले और फिर उन्होंने अलग पार्टी बना दी, जेवीएम पार्टी जो बनाई, झारखंड विकास पार्टी जो बनाई उन्होंने। ये एक शिफ्ट है बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र नलिनी जी आप भी कर रही हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए नुकसान है, ये पूरा आदिवासी बहुल इलाका है और ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनओसी जो कोयला खदानों को लेकर था और बॉक्साइट जो वहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, इन इलाकों में भी कोयला खदानों को रद्द किया गया, जो घोटाले की जो कोयला खदान की स्थिति आई। बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, झारखंड में बड़ी तेजी से अब रुझान आएंगे और जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। ये रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी के हक में कम से कम शुरुआती स्थिति गई है। रामकृपाल जी, इस रुझान के शुरुआती संकेत? देखिए प्रसून जी, अभी बहुत अर्ली है, इट्स टू अर्ली है। दूसरा यह है कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में पहले कुछ जो है पोस्टल बैलेट खुलेंगे, हाँ। तो इसलिए शुरू के जो है ना, इससे हमें कोई बहुत जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। मुझे लगता है आधे घंटे पौन घंटे के बाद थोड़ी सी स्थितियाँ साफ हो जाएगी। संजय जी, बड़ी कम सीटें हैं, सिर्फ 81 सीट है झारखंड में, 4 के रुझान, 3 बीजेपी के हक में, 1 जेएमएम के हक में। बाबूलाल मरांडी को लगातार घाटा जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये मैसेज जो है, ये बीजेपी जो आप कह रहे थे एग्जिट पोल सही होता है मुझे लगता है कि संकेत उसी तरफ है, लेकिन जैसे रामकृपाल जी कह रहे थे अभी बहुत अर्ली है, 10 मिनट का समय बीता है, कम से कम 1-1.5 घंटे में चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो फाइनल नतीजे जो आएंगे वो जैसे एग्जिट पोल या पोस्ट पोल के अनुमान थे उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उससे बहुत उलटफेर होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। धर्मवीर, हमने स्क्रीन पे दिखाया लड्डू बहुत बड़ी तादाद में बन रहे थे, तो क्या ये बीजेपी के लिए बन रहे थे? बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का जो अरमान है वो सातवें आसमान पर है, जिस तरह से एग्जिट पोल में भी उनको दिखाया गया है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी यहाँ पर सरकार में लौटेगी, तो सरकार बनाएगी बीजेपी। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं। मोदी का जादू चल रहा है, मोदी के लहर पे सवार है बीजेपी। जाहिर तौर पर लड्डू अब यहाँ भी जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे आप मतगणना केंद्र है, यहाँ पर भी लोग अब आना शुरू, और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। बीजेपी के लोग अब यहाँ पर पहुँचेंगे, 10 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ ये आपको बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुका है और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आधे घंटे तक जो बैलेट है, वो पोस्टल बैलेट है, वो गिना जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। प्रसून जी, पहले पोस्टल बैलेट गिना जा रहा है मुकेश नायक जी, और उसमें झारखंड में, लेकिन झारखंड कांग्रेस के लिए कभी अनुकूल रही नहीं, वजह क्या है मुकेश नायक जी? देखिए, झारखंड में पिछले 18 सालों में झारखंड ने एक अजीब सी राजनीतिक अस्थिरता देखी है। 8 मुख्यमंत्री 18 सालों में वहां पर बने हैं। नहीं सर, 9 मुख्यमंत्री है कि 9 मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि झारखंड के लोग एक स्थिर सरकार वहां पर चाहते थे। जब भी गठबंधन की सरकारें राज्यों में बनती हैं तो वहां एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की कमी होती है और एक अजीब ढंग की बार्गेनिंग कैपेसिटी गठबंधन के दलों की निर्मित हो जाती है और इस खींचातानी के चलते भौतिक लक्ष्य प्रभावित होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता होती है और एक पूरे शासन और प्रशासन में एक इस तरह की घुटन और बेचैनी होती है जिसका प्रभाव राज्यों के विकास पर, उनके भौतिक लक्ष्यों पर और टोटल परफॉर्मेंस पर होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि झारखंड में लोगों ने कुछ और तय किया है। अब ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन दिलचस्प ये होगा कि झारखंड में जो 40% वोट पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला है जी, वो किस तरह से उस अपने परफॉर्मेंस को निरंतर रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, हम एक नई स्थिति देख रहे हैं। घाटी में 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीट पर पीडीपी हालांकि आगे चल रही है। ये वाकई इतिहास रचने की दिशा में है नलिनी जी? देखिए, बिल्कुल प्रसून, एक बात आपसे कह दूं कि पहली बार एक प्रधानमंत्री, आपने देखा हमारे देश में प्रधानमंत्री जो प्रदेश के चुनाव होते हैं उनसे अपने आप को इतना नहीं जोड़ते, इसीलिए थोड़ा सा व्यंग भी किया हुआ है ऑपोजिशन ने कि अगली बार नरेंद्र मोदी पंचायत के चुनाव भी खड़े हो जाएंगे, उसके लिए अपने उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद जा करके कहा कि वोट दीजिए, मैं
आपका भविष्य संभालूंगा। तो इसलिए जो भी कुछ होगा इनका इस चुनाव में, ये वोट पड़े हैं। झारखंड बहुत बड़ी स्टेट नहीं मानी जाती है, लेकिन लोगों ने वोट अगर दिया है तो मोदी सरकार के लिए, झारखंड में मोदी सरकार, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक आप देखो फेडरलिज्म के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो प्रदेश का व्यक्ति है वो सेंटर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहा है। कश्मीर में अगर वैली में आगे चल रहे हैं तो वाकई इतिहास है। अभी पोस्टल बैलेट है, एक सीट पे आगे चल रहे हैं घाटी में, जो नजर आ रहा है। देखिए स्क्रीन पे पोस्टल बैलेट की बात दूसरी है जी। 2 सीट पर पीडीपी आगे चल रही है, एक पे अन्य। ये अन्य का मतलब निकाला जाएगा कौन है इसमें, लेकिन बीजेपी घाटी में एक सीट पर चल रही है, ये एक बड़ी बात है। और झारखंड में 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जेएमएम 1 सीट पर आगे चल रही है। और ये वाकई रामकृपाल जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए है, जिसका जिक्र कर गई नलिनी जी भी। प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं तो कहते हैं वो वोट आप जो दे रहे हैं मुझे ही दे रहे हैं और मैं ही हूँ सब कुछ। और ये मैं ही हूँ सब कुछ वाली स्थिति पार्लियामेंट में लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पे लोग पूछना चाह रहे थे कि आप ही सब कुछ है तो आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राजनाथ सिंह जी जवाब नहीं। प्रसून जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो सड़क पे चुनाव प्रचार हुआ उसके बाद अपोजिशन ने संसद के भीतर चुनाव प्रचार किया है। हाँ। पिछले 15 दिनों से संसद के भीतर विपक्ष और सत्ता पक्ष चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्योंकि इसी दौर में जनता देख करके वोट दे रही थी। तो ये फैसला संसद में हो रहे चुनाव प्रचार पर भी एक फैसला है। मतलब इस देश में अब सिर्फ चुनाव ही बचा है, इसलिए माने पार्लियामेंट जो कुछ हो रहा था, देखिए जाहिर सी बात है कौन सही था कौन गलत था, ये सारी पार्टियां वहां पे चुनाव में खड़ी हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि पार्लियामेंट की ये बहस जनता इससे सुनती है, इसका कोई मतलब है, तो जनता उस मतलब पर अपना फैसला भी सुनाएगी। उसको आज के इस फैसले को भी संसद में हुई बहस से जोड़ के देखना चाहिए हमें। संजय जी, एक तरफा मसला नहीं है। देखिए कांग्रेस 1 सीट पर आगे झारखंड में, 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे, 3 सीट पर बीजेपी आगे। हर पार्टियों की मौजूदगी का मतलब क्या होता है? क्या ये माना जाए कि कैंडिडेट मैटर करते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कुछ अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में और खासकर 2014 के चुनाव में तो बिल्कुल एक राष्ट्रीय, एक नेशनल वोट की तरफ था, लोग मोदी को वोट दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये विधानसभा के चुनाव हैं, बीजेपी की अपनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कुछ न कुछ हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की जो हिना भट्ट है, डॉक्टर हिना भट्ट है, वो आगे चल रहे हैं। अमेरिका दल से जो है, अमीर का दल से जो है वो आगे चल रही हैं। बिल्कुल, ये पोस्टल बैलेट है, इससे हमें बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। और ये पोस्टल बैलेट किनके हैं? ये कश्मीरी पंडितों के, जो दिल्ली में और दूसरे, क्योंकि दिल्ली में भी इनके लिए एक बूथ है, जिन्होंने अपने पोस्टल बैलेट के द्वारा अपने वोट दिए हैं। ये बिल्कुल उनके ही वोट गिने जा रहे हैं और जाहिर है इनमें बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है। इस कारण आपको हिना भट्ट आगे दिखाई पड़ रही है। आप कह रहे हैं हिना भट्ट खुश ना हो? खुश हो, कुछ समय तक खुश हो। अच्छा 5 सीटों का रुझान झारखंड में आ गया है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस, 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन जो है वो आगे चल रहे हैं, जो जानकारी है। और इंसलिटीपाड़ा से साइमन मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका हालांकि रुझान अभी तक नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिन 4 सीटों के रुझान आए हैं उसमें पीडीपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वो जम्मू रीजन के हैं। और बीजेपी की हिना भट्ट घाटी में आगे चल रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कश्मीर घाटी में। और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे, 4 सीटों पर पीडीपी आगे। इसका मतलब ये एनसी 0 है, जिसकी सरकार है मौजूदा वक्त में। उमर अब्दुल्ला ने कल ही कहा कि दरअसल यहाँ पर हंग असेंबली होगी और बिना उनके स्थिति, और हम किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना उनके सरकार बनाना मुश्किल होगा। ये जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। जी, एक बात कह दूं, अभी बहुत ही क्रांतिकारी बात कह दूं। अगर हिना भट्ट आगे चल रही हैं, तो अगर भाजपा इस स्थिति में आती है कि सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में, तो मैं कहूं कि हिना भट्ट या किसी मुस्लिम महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दे तो बहुत ही क्रांतिकारी। हम इंटरव्यू ले रहे थे जब हिना भट्ट से, तो हमने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह बनाइए, मैं जीत जाऊं।
और जो झारखंड के बारे में देखिए, कांग्रेस का एक सीट पे आगे होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये फिर से राजद और जेडीयू के बीच इन्होंने गठबंधन किया हुआ है इस बार। तो क्या जो बिहार में स्थिति हुई थी बाईपोल में 18 जो सीटें थी उसमें ये जो गठबंधन हुआ था इसने बहुत अच्छा किया था, क्या ये गठबंधन काम करेगा कि नहीं, ये भी एक 8 सीटों का रुझान झारखंड में बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर, जेएमएम 1 सीट पर। यानी जो एक स्थिति बहुमत की दिशा का है उस दिशा में बढ़ते हुए कदम, हालांकि 10% एक लिहाज से आप कह सकते हैं 81 सीटें हैं तो 10% के रुझान आ गए और उसमें 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब है कि अगर इस लिहाज से समझें तो बहुत तेज़ी से बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस मौजूदा वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, अब आज तक ही रहेंगे मुख्यमंत्री, वो तो फिर खत्म हो जाएगी, हेमंत सोरेन कह रहे थे कि ये जो आप दिखा रहे हैं वो सही नहीं दिखा रहे हैं। और उन्होंने इसका एग्जिट पोल के बीच में हमें फ़ोन करके कहा था कि हमारी ज़मीन अभी भी पुख्ता, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। अमेरिकी दल से बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर हिना भट्ट आगे चल रही है। हिना भट्ट एक नए चेहरे के तौर पर उभरी, हालांकि सज्जाद लोन एक चेहरा थे और सज्जाद लोन दिल्ली आके नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, बड़े भाई के तौर पर देखते हैं। और घाटी के भीतर ये सवाल बार बार आ रहा था कि सज्जाद लोन, जिनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तान की है और वो दिल्ली के साथ इसलिए भी खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर वक्त उन्हें वीज़ा के लिए दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल होती है और किसी को वीज़ा मिलता नहीं है। ये मुश्किलात के बीच में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फैसला सज्जाद लोन ने लिया, क्योंकि सज्जाद लोन के पिता जो थे वो हुर्रियत बनाने वालों में से थे, अब्दुल गनी लोन। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि उनका बेटा उस दिशा में चला गया है। लेकिन बड़ी तादाद में वोटिंग का मतलब ये है कि सज्जाद लोन के इलाके में 67% और डॉक्टर हिना भट्ट के इलाके में 69% वोटिंग हुई है। तो ये मैसेज है कि किस रूप में इस बार वोटिंग है। मुकेश नायक जी, आप एक जिक्र कर रहे थे कि हम चाहते थे कि अलगाववादी दरकिनार हो और वोटिंग पैटर्न हो, तो आप ये मान रहे हैं कि ये आप लोग की उपलब्धि है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग इस बार कश्मीर में हुई? देखिए, एक निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है। पिछले 3 चुनाव में निरंतर वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत हुई हैं और अलगाववादी कमजोर हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोग अपनी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा के स्वयं आज प्रतिनिधि हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे कहना है, बीजेपी ने कश्मीर में धारा 370 विलोपित करने की निरंतर बात कही। पिछले 25 सालों से पूरे देश में धारा 370 को विलोपित करने की वो बात करते चले आए हैं और उनका मुख्य वैचारिक आंदोलन का मुख्य मुद्दा रहा है। लेकिन धारा 370 का अब कोई जिक्र नहीं है। अभी आपने सज्जाद लोन की बात कही, जिनकी पत्नी पाकिस्तान की है। धारा 370 हटाना तो दूर, ये संकेत आ रहे थे जम्मू कश्मीर से कि बीजेपी के लोगों ने अलगाववादियों से हाथ मिला लिया है। यानी आप जो कह रहे थे कि सिर्फ अब देश में चुनाव होगा, बीजेपी एक चुनाव लड़ने का कारखाना बन गई है कि जिसमें निरंतर एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें 5 साल केवल चुनाव लड़ने का चलता रहता है। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर कुछ भी नहीं बदला है, लोग नहीं बदले, नौकरशाही नहीं बदली।